हमारी कहानी शुरू होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट जांग वू से, जो खुद से कोडिंग और डिजाइनिंग सीख रहा था। उसके पास कोई टीम नहीं थी और उसने अकेले ही एक गेम डिजाइन किया था। थककर वो अपनी चेयर पर पीछे झुका और खुद को दिलासा दिया कि बस 2 महीने और मेहनत कर ले तो उसका काम पूरा हो जाएगा और उसकी मेहनत उसे जरूर सफलता दिलाएगी। तभी उसका फोन बजा। कॉल थी माँ चुन चुन की। उसने कॉल उठाई तो माँ ने पूछा कि वो आखिर किराया कब देगा। जांग वू ने कुछ और दिन मांगे और वादा किया कि उसका नया गेम बहुत पैसे कमाएगा। माँ ने ताना दिया कि वो पिछले 3 साल से यही सुन रही है। उसके पिछले गेम डूम्सडे के सिर्फ 10 कॉपी बिकी थी और पीएमएन के तो उससे भी बुरे हाल थे क्योंकि वो खुद ही एकमात्र खरीदार थी। जांग वू ने थोड़े दुखी स्वर में कहा कि ये बस इसलिए है क्योंकि लोगों की टेस्ट अच्छी नहीं है। माँ ने पलटकर कहा कि खराब टेस्ट तो उसका खुद का है और चेतावनी दी कि अगर उसने कल तक किराया नहीं दिया तो निकाल दिया जाएगा। उसने अपना बैलेंस चेक किया तो उसमें सिर्फ 558 आरएमबी थे। वो परेशान हुआ, लेकिन सोचा अगर वो थोड़ा मोटी चमड़ी वाला बन जाए तो माँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। उसने ठान लिया और फिर से टाइपिंग शुरू कर दी, सोचते हुए कि उसे काम जल्दी खत्म करना है। तभी अचानक उसका कंप्यूटर बंद हो गया और स्क्रीन पर अजीब नंबर और मैसेज आने लगे। मॉन्स्टर की इमेज डिजाइन करो, प्लॉट फाइनलाइज करो, कोड ऐड करो, बग्स फिक्स करो। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डिजाइन जिंदा जैसे क्यों लग रहे हैं। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी कि कंप्यूटर ओवरलोड हो गया है और उसका सीपीयू जोर से गिरा, जिससे धुआं निकलने लगा। उसने निराश होकर सोचा कि अब उसकी जिंदगी खत्म है, लेकिन तभी उसने देखा कि स्क्रीन पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। स्क्रीन पर लिखा आया न्यू फैंटेसी वर्ल्ड रिलीजिंग प्लेटफॉर्म ऑन अर्थ और एक प्रोग्रेस बार दिखा जो 15% से बढ़कर 100% तक चला गया। जैसे ही ये पूरा हुआ, कंप्यूटर से तेज रोशनी निकली। उसने सिर झुका लिया और आसपास की जमीन हिलने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये भूकंप है। वो दरवाजे की तरफ भागा, उसे खोला और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो हैरान रह गया। जमीन से पेड़ निकल रहे थे और इमारतों पर चढ़ रहे थे। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है, क्योंकि ये पेड़ उसे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। लोग घबरा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। तभी किसी ने आसमान की ओर इशारा किया। एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। एक छोटी लड़की गिर गई और जब उसने आंखें खोली तो सामने वही मॉन्स्टर था जो उस पर फुफकार रहा था। जांग वू दंग रह गया क्योंकि वो वही मॉन्स्टर था जिसे उसने डिजाइन किया था, हिप्पोग्रिफ, जिसके ऊपरी हिस्से में ईगल का शरीर, पीछे घोड़े का और स्टील जैसे सख्त पंख थे। उसका डेंजर लेवल सी था और उसकी स्पेशल एबिलिटी रिपल स्क्रीम थी। हिप्पोग्रिफ गुस्से में लोगों पर चिल्लाया। जांग वू जानता था कि स्थिति खराब है और दौड़ पड़ा। हिप्पोग्रिफ ने अपना मुंह खोला और लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन जांग वू ने समय पर उसे पकड़ लिया और खींचकर दूर ले गया। हिप्पोग्रिफ ने रिपल स्क्रीम शुरू की। उसने लड़की के कान ढक दिए लेकिन खुद को दर्द महसूस हुआ। तभी जमीन फिर से जोर से हिलने लगी। हिप्पोग्रिफ ने किसी चीज की आवाज सुनी जो उसकी तरफ दौड़ रही थी। उसने पीछे देखा तो लाल चमकती आंखें दिखीं। वो एक और मॉन्स्टर था। इससे पहले कि हिप्पोग्रिफ कुछ समझता, उस मॉन्स्टर ने उसे छेद दिया। जांग वू ने देखा कि वो यूनिकॉर्न वुल्फ था, प्रेरी का ओवरलॉर्ड, जिसकी सींग बिजली जैसी तेज थी। उसका डेंजर लेवल बी था और स्पेशल स्किल लाइटनिंग स्ट्राइक थी। जांग वू ने आंखें बंद कीं और सोचा शायद अब उसे किराया नहीं देना पड़ेगा, फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो बीप की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और पाया कि वो हॉस्पिटल में है। सामने वही छोटी लड़की बैठी थी जिसे उसने बचाया था। उसे शक हुआ कि क्या ये सब सच में हुआ था। उसने पास रखा रिमोट उठाया और टीवी ऑन किया। न्यूज रिपोर्टर ली ओमंग बता रही थी कि पेड़ों की ऊंचाई 5000 मीटर से ज्यादा हो चुकी है और वे अभी पेड़ों की कमर तक ही पहुंचे थे। तभी कुछ उड़ता हुआ आया और उन पर हमला कर दिया जिससे कैमरा बंद हो गया। अगले सेगमेंट में रिपोर्टर ने बताया कि प्रोफेशनल्स ने 1000 मीटर गहरे गड्ढे में उतरकर जांच की है और कुछ भयानक पाया है। कैमरे ने लाल आंखों को कैद किया और फिर हमला होने से कैमरा बंद हो गया। अगले चैनल पर एक इमरजेंसी घोषणा चल रही थी। सभी प्लेयर से अनुरोध है कि तुरंत अपने आइडेंटिटी प्लेयर्स लॉबी में रिपोर्ट करें। जांग वू सोच में पड़ गया, प्लेयर्स क्यों? तभी उसे याद आया, हिप्पोग्रिफ, यूनिकॉर्न वुल्फ, स्काई ट्री और एबिसल पिट,
ये सब तो उसी के नए गेम के सेटिंग्स थे। अचानक उसकी आंखों के सामने एक इंटरफेस खुला। उस पर लिखा था नेम जैंग डब्ल्यू, लेवल 1, प्रोफेशन गेम डिजाइनर, एनपीसी एचपी 100, एमपी 0, स्ट्रेंथ 9, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 12, परसेप्शन 9, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 0 और नीचे लिखा था एवरेज ह्यूमन एट्रीब्यूट 10। वो सोचने लगा कि क्या उसका बनाया गेम वाकई धरती पर आ गया है। उसने इन्वेंट्री क्लिक किया लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया कि एनपीसीज इस फीचर का उपयोग नहीं कर सकते। उसने बाकी बटन दबाए, लेकिन हर बार लिखा आया कि आप प्रोफेशन चेंज सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते। उसे निराशा हुई। उसने सोचा कि शायद वो अब एक गरीब एनपीसी है और गेम डिजाइनर होने के बावजूद उसकी कोई पहचान नहीं रही। तभी दरवाजा खुला। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। अंदर आई लड़की थी, उसकी मकान मालकिन माँ चुनचुन। उसने कहा, ड्रामा बंद करो, टीवी अब भी चल रहा है। जांग वू ने हिचकिचाते हुए पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। माँ ने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं खुद से आई हूँ? हॉस्पिटल ने मुझे बुलाया है। जांग वू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, तुम ही हो जो मुझसे सबसे अच्छा व्यवहार करती हो। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नहीं है, बस अगर तुम मर जाओ तो मेरा किराया कौन देगा? तभी छोटी लड़की जागी। उसने जांग वू को देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खुश होकर उसे गले लगाया और बोली, पापा, आप आखिर जाग गए। माँ गुस्से से बोली, क्या? तुम्हारा पहले से बच्चा भी है। लेकिन उसने जोर से माँ को रोकते हुए कहा कि पहले उसे सब कुछ समझाने दो। जब उसने सब विस्तार से बताया तो माँ को समझ आ गया। उसने कहा कि शायद वो छोटी लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए वो उसकी लॉस्ट चाइल्ड रिपोर्ट बनवाने में मदद करेगी ताकि जब उसके असली माता पिता आए तो उसे वापस ले जा सके। तब तक जांग वू को ही उसका ध्यान रखना होगा। जांग वू ने मौके का फायदा उठाते हुए माँ से पूछा कि क्या वो किराया थोड़ा कम कर सकती है। माँ ने गुस्से में कहा, ठीक है, और रसीद उठाई। फिर बोली कि पहले उसे 8,000 आरएमबी का मेडिकल बिल भरना होगा। ये सुनकर वो हैरान रह गया। उस आपदा के बाद इंसानों ने स्काई ट्री और एबिसल पिट को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बम तक इस्तेमाल किए, लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बजाय उन्होंने आसमान पर नियंत्रण खो दिया और आधी धरती छोड़नी पड़ी। अब इंसानों की किस्मत प्लेयर्स के हाथों में थी। आधा साल बाद जांग वू के घर में छोटी लड़की एक शील्ड उठाने की कोशिश कर रही थी और मुस्कुराते हुए उसे डैड कहकर दिखा रही थी। जांग वू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छी बच्ची हो तुम, मंग मंग। मंग मंग वो नाम था जो उसने अस्थायी तौर पर उसे दिया था। उसने ये नाम ऑनलाइन डालकर उसके असली माता पिता को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो जवाब मिले उनमें ज्यादातर लोग या तो उसे गोद लेना चाहते थे या कोई आदमी अंकल बनकर झूठ बोल रहा था कि मंग के माता पिता मर चुके हैं। जांग वू ने दृढ़ता से उससे पूछा कि मंग का असली नाम क्या है, लेकिन उस व्यक्ति ने पलटकर कहा, क्या उस बच्ची का नाम मंग मंग नहीं है? उसने आगे बताया कि जांग की रिपोर्ट की वजह से ही उनके शहर में बच्चों का बड़ा अपहरण गिरोह पकड़ा गया। 6 महीने बीत चुके थे। मंग की याददाश्त अब भी अधूरी थी और उसके माता पिता अब तक नहीं आए थे। फिर भी मंग बहुत आज्ञाकारी थी, घर के कामों में मदद करती थी, हालांकि कभी कभी चीजें तोड़ देती थी। इससे माँ गुस्से में आ जाती थी और जांग वू से मरम्मत का पैसा वसूलती थी। टीवी के लिए 1,000 आरएमबी और घर की मरम्मत के लिए 3,000 आरएमबी। एक बार वू ने सोचा कि मंग को अनाथालय भेज दे, लेकिन जब उसने रोते हुए उसे डैड कहा तो वो पिघल गया और उसे दिलासा देते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। न्यू फैंटेसी वर्ल्ड में 2 मुख्य मॉन्स्टर एरिया थे, अंडरग्राउंड और विल्डरनेस। अंडरग्राउंड के मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर थे जबकि विल्डरनेस के थोड़े कमजोर। वू एस सिटी के पास एक घास के मैदान में पहुंचा। उसने फावड़ा जमीन पर रखा और खुदाई शुरू कर दी। काफी देर तक खोदने के बाद उसे छिपा हुआ मॉन्स्टर मिला। वो हवा में छलांग लगाकर हमला करने आया, लेकिन वू ने अपनी शील्ड से खुद को बचा लिया। फिर उसने फावड़ा कसकर पकड़ा और जोर से मारा, जिससे उस मॉन्स्टर का सींग टूट गया। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, यू हैव किल्ड जैकलोप। लेकिन चूंकि वो एनपीसी था, इसलिए उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। जैकलोप हंट मिशन पूरी होने पर एक और नोटिफिकेशन आया कि उसने 10,000 से ज्यादा हॉर्न जैकलोप्स मारे हैं और उसे बनी स्लेयर का टाइटल मिला। थककर वो जमीन पर लेट गया, राहत महसूस करते हुए कि आखिर उसका काम खत्म हुआ।
एक गेम डिजाइनर के तौर पर वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि एनपीसीज के लिए भी कई प्लॉट्स बनाता था। बनी स्लेयर वाला टाइटल दरअसल एक खास एनपीसी के लिए ही था। कहानी के मुताबिक जब कोई आम एनपीसी 10,000 जैकलोप्स को मार देता है तो एक हिडन प्लॉट ट्रिगर होता है और वो एनपीसी प्लेयर्स के साथ मिलकर डीमन किंग को हराने निकलता है। आधा साल पहले जब जांग वू ने उस एनपीसी को प्रेरी में देखा था तो उसने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की ताकि वो जैकलोप्स का शिकार न करे। उसने उसे चेताया कि वो खुद अपने अंजाम के लिए जिम्मेदार होगा। वू ने प्रेरी में कई जाल लगाए, जैकलोप्स को चारा बनाकर एनपीसी को थकाने की कोशिश की, यहां तक कि उसने लफंग बोर नाम के एक मॉन्स्टर को भी वहां छोड़ा जिसने एनपीसी पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो एनपीसी कभी प्रेरी में दिखा ही नहीं और इस तरह वर्ल्ड्स हीरो का चयन बदलने की नौबत आ गई। बाद में एस सिटी के प्लेयर्स लॉबी में अलग अलग लेवल के बहुत से प्लेयर्स इकट्ठा थे। तभी वो एक मरे हुए खरगोश को पकड़कर अंदर घुसा, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। लोग आपस में बातें करने लगे कि जैकलोप स्लेयर ने फिर से सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स को मारा है, जबकि असली प्लेयर्स तो अंडरग्राउंड डंजन्स में जाते हैं। वू को गुस्सा आया, लेकिन वो प्लेयर नहीं बल्कि गेम डिजाइनर था। वो लाओ जैंग स्पाइसी रैबिट हेड शॉप पर रुका, जहां मालिक लाओ जैंग की खास डिश स्पाइसी रैबिट हेड मिलती थी, जिसे खाने से प्लेयर की मूवमेंट स्पीड 5 मिनट के लिए 5% बढ़ जाती थी। वू ने बताया कि उसने जैकलोप पकड़ लिया है, लेकिन लाओ जैंग का बिजनेस हाल में बहुत गिरा हुआ था, इसलिए उसने वू को कुछ रैबिट हेड्स दे दिए। वू ने शुक्रिया कहकर प्लेट ली। उसे ये नहीं पता था कि कोई लड़की उसे छिपकर देख रही थी। वो लड़की सामने आई, एनपीसी लॉया। वू हैरान रह गया क्योंकि उसे पता था कि लाओया कोई साधारण एनपीसी नहीं बल्कि गेम की देवियों में से एक थी। कहानी के अनुसार जब कोई एनपीसी 10,000 जैकलोप्स को मारता है तो लाओया उसे स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड डिटरमाइंड मानकर आशीर्वाद देती है और हीरो बनाती है। वू ने लाओया को गॉडेस कहकर तुरंत आशीर्वाद देने को कहा, लेकिन लाओया गुस्से में बोली, तुमने इतने प्यारे खरगोशों को क्यों मारा? जिससे वो हैरान रह गया क्योंकि ये प्लॉट से बिल्कुल अलग था। लाओया ने गुस्से में उसे बनी स्लेयर कहा, उसका हाथ पकड़ा, डांटा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। उसने गुस्से में उसे लाते मारनी शुरू कर दी, यहां तक कि लाओ जांग, जो दुकान का मालिक था, डर के मारे बीच में नहीं आया। वहां मौजूद एक प्लेयर ने सीन देखकर लाओया को पहचाना और कहा, क्या वो ने उसे परेशान किया? वो जमीन पर गिरा हुआ सोच रहा था, क्या मुझे तो हीरो बनना चाहिए था? क्या गेम खुद बदल गया है? तभी एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, ड्यू टू योर मैसेकर ऑफ जैकलोप्स, यू हैव बीन कर्स्ड बाय गॉडेस लॉया। यू आर नाउ ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द वर्ल्ड एंड स्ट्रिप्ड ऑफ योर ह्यूमन आइडेंटिटी। और वो एक डेमन में बदल गया। इंटरफेस अपने आप खुला और उसके कैरेक्टर पैनल में दिखा कि अब उसकी रेस डीमन हो गई है। उसका एचपी था 200 में से सिर्फ 35, एमपी पूरा 100, स्ट्रेंथ 13, एजिलिटी 15, स्टैमिना 14, इंटेलिजेंस 12, एक्यूरेसी 13 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स 0। वो चकित था, पर ज्यादा निराश नहीं, क्योंकि डेमन की शुरुआती एट्रीब्यूट्स एक हीरो से भी बेहतर थीं। उसे लगा कि शायद ये सारा दर्द झेलना वाकई में फायदेमंद रहा। आंखों में आंसू लिए उसने लाओया से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन लाओया ने उसे फालतू कचरा कहकर नकार दिया। वू ने ऊपर देखा और कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लाओया ने गुस्से में उसे जोरदार लात मारी जिससे उसका एचपी घटकर 30 रह गया। बाद में खुद को संभालने के बाद वू को एहसास हुआ कि प्लेयर बनने से उसे पहले न मिलने वाले फंक्शंस अब मिल गए हैं। वो खुश था क्योंकि अब उसे शिकार के वक्त सामान उठाने की परेशानी नहीं होगी। उसने स्किल लिस्ट खोली। पहली स्किल थी डीमन इंटिमिडेशन, लेवल 1, जो कमजोर डेमन्स को डराकर हिला नहीं देती थी। इसका कूलडाउन 60 मिनट और एमपी खर्च 20 था। दूसरी स्किल थी डीमन ट्रांसफॉर्म, लेवल 1, जिससे वो कुछ देर के लिए अपनी असली डेमन फॉर्म में जा सकता था। सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते थे। इसकी अवधि 30 सेकंड थी, कूलडाउन 24 घंटे और एमपी खर्च 0 था। उसकी नई रेस की स्पेशल टैलेंट्स में थी बहुत तेज एजिलिटी और डिफेंस, ड्यूल वेपन हैंडलिंग की महारत और बेहतरीन नाइट विजन। फिर एक नोटिफिकेशन आया कि डेमन्स प्लेयर लॉबी में प्रोफेशन नहीं बदल सकते, लेकिन लेवल 10 पहुंचने पर उन्हें प्रोफेशन चेंजिंग मिशन मिलेगी।
साथ ही सिस्टम पूरी दुनिया में उसके नई रेस की घोषणा करेगा। सिस्टम ने पूछा, क्या आप अपना नाम छुपाना चाहते हैं? वू ने यस दबा दिया। तुरंत नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस! The S-City unknown player has been cursed by the goddess and obtained a rare race identity, unlocking a hidden plot. दूसरे प्लेयर्स ने भी ये घोषणा देखी और यकीन नहीं कर पाए। सब सोचने लगे कि काश उन्हें भी किसी देवी का श्राप मिल जाए ताकि रेयर रेस मिले। कई लोग उस अनजान प्लेयर को बधाई देना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो दरअसल वो ही है जो पास में ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ तो हंसी में बोल रहे थे कि देवी से श्राप लेने की प्रार्थना करेंगे। उसी समय प्लेयर मैनेजमेंट एसोसिएशन की बिल्डिंग में S-City के प्रेसिडेंट L.Q. को भी ये नोटिफिकेशन मिला। उसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा कि शहर में हाल ही में कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। सेक्रेटरी ने बताया कि थंडर ड्रैगन गिल्ड ने हाल ही में B रैंक का अंडरग्राउंड डंजन लिबिंगन क्लियर किया है और उनके भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार न तो उन्होंने किसी देवी से संपर्क किया था और न ही क्लाउड स्वॉर्ड गिल्ड या ब्लू गोट गिल्ड ने हाल में कोई डंजन अटैक किया। LQ ने पूछा कि प्लेयर लॉबी में कुछ असामान्य हुआ क्या? बिंग यू ने बताया कि एक प्लेयर जो जैकलोप्स का शिकार करता था उसने किसी NPC को नाराज कर दिया और बुरी तरह पिट गया। LQ ने पूछा, क्या वो लड़का जैंग W था? इस पर बिंग यून चौंक गई और पूछा, क्या आप भी उस पर नजर रख रहे हैं? LQ मुस्कुराया और बोला कि वो उसके पिता को जानता है। फिर बोला कि जब उसे समय मिले तो वो को ढूंढे क्योंकि वो डंजन से डरने वाला बंदा है। शायद उसे बैकअप टीम में भर्ती किया जा सके। बिंग यून ने हामी भरी। बाद में प्रेयरी में वो 2 फावड़े लेकर जमीन में छिपे जैकलोप को देख रहा था। अचानक वो बाहर कूदा और वो की तरफ झपटा, लेकिन वो ने कुशलता से फावड़ा जमीन पर मारते हुए उसे रोक लिया। नोटिफिकेशन आया, जैकलोप स्लेन +10 XP। अब वो लेवल 1 पर था, 10/100 XP के साथ। उसे पहली बार अनुभव मिला देखकर खुशी हुई। पहले जब वो जैकलोप से भिड़ता था तो भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता था, लेकिन अब डेमन बनने के बाद उसकी स्पीड और ताकत दोनों बढ़ गई थीं। जैकलोप्स की हर चाल उसे बेहद धीमी लग रही थी। एक जैकलोप ने हमला किया तो वो ने हंसते हुए कहा, बहुत स्लो है तू, और उसके मूव्स को पहले से भापते हुए उसके कान पकड़कर जमीन पर पटक दिया। नोटिफिकेशन आया, लेवल अप टू 2। वू ने अपने नए रेस टैलेंट्स याद किए और बिना देर किए डीमन इंटिमिडेशन स्किल एक्टिव कर दी। सारे जैकलोप्स डर से जड़ हो गए और वू ने उन्हें एक एक कर मार दिया। सबको इन्वेंट्री में डालते हुए लगातार लेवल बढ़ाया। कुछ दिनों बाद वो लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन अब लो लेवल जैकलोप से कम XP मिलने लगी, तो उसने फैसला किया कि अब उसे हाई लेवल मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। असली गेम डिजाइन में हर लेवल पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता था। वॉरियर स्ट्रेंथ बढ़ाते थे, असैसिन्स एक्यूरेसी और मैजिशियंस इंटेलिजेंस। वो सोच रहा था कि अब कौन सा एट्रीब्यूट बढ़ाए, तभी उसकी नजर दूर एक विशाल जीव पर पड़ी। वो था जैकलोप किंग, लेवल 10 का प्रेरी वाइल्ड बॉस, जिसकी सींग स्टील जितनी सख्त थी। उसका स्पेशल अटैक था बाउंसिंग क्रैश। वो डर गया क्योंकि यही वो पहला बॉस था जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। उसकी हाई HP, मजबूत स्किन और खतरनाक स्पीड उसे नए प्लेयर्स के लिए एक डरावना सपना बनाती थी। असली रणनीति ये थी कि प्लेयर्स उसे दूर से तीर कमान से मारें, लेकिन वो के पास तो सिर्फ फावड़ा था। उसने अफसोस से सोचा, काश डिजाइन करते वक्त थोड़ा सोचता। उसने अपनी 6 अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए, जिससे वो 21 हो गई। अब वो आम नौसिखिए से कहीं ज्यादा तेज था। मैं डेमन हूं, डरता नहीं, सोचकर उसने किंग को चुनौती दी, पर फिर तुरंत पीछे हट गया और बोला मजाक कर रहा था। फिर जैकलोप्स को स्टूपिड रैबिट्स कहकर चिढ़ाया। गुस्से में जैकलोप किंग गरजा। वो ने ताना मारा, तू सच में सोचता है मैं तुझसे लड़ूंगा? तभी सारे जैकलोप्स बिलों से बाहर निकलकर किंग के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े। बाउंसिंग क्रैश के जोरदार हमले से वो बाल बाल बचा, फिर दूसरी कोशिश भी डॉज कर गया। वो किंग को लगातार उकसाता रहा और अपनी तेज एजिलिटी से उसके वारों से बचता रहा। गुस्से में किंग ने सारे जैकलोप्स को हमला करने का आदेश दिया। शोर सुनकर वो ने पीछे देखा, एक विशाल झुंड उसके पीछे दौड़ रहा था। घबराकर वो चिल्लाया, वाइल्ड बॉस, जैकलोप किंग आ गया है, सब भागो। लेकिन दूसरे प्लेयर्स भागे नहीं, वे तो खुश थे कि अब रेयर लूट मिलेगा। उन्होंने कहा, हम भी तुम्हारे साथ हैं।
लेकिन वो भी जैकलोप्स के हमले में फंस गए। उन्होंने वू को कोसा, मगर वो मुस्कुराकर बोला, मुझे अपनी बेटी के लिए खाना बनाना है, और बिजली जैसी स्पीड से वहां से भाग गया, दूसरों को अवाक छोड़ते हुए। वो सब गुस्से में कसम खा रहे थे कि अगली बार उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ घंटों बाद माँ की बिल्डिंग में वू ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और मंग दौड़कर उसके गले लग गई, खुशी से चिल्लाते हुए, डैड, उसने मुस्कुराकर पूछा। आज जब वू ने मंग से पूछा कि उसने आज घर पर क्या किया, तो मंग ने बताया कि लैंडलेडी ने उसे एक पिक्चर बुक दी थी। जब से झांग वू ने मंग को अडॉप्ट किया था, लैंडलेडी माँ चान चान अक्सर उनके घर आती थी और मंग की देखभाल में मदद करती थी। माँ ने वू को सख्ती से चेतावनी दी थी कि वह मंग के साथ कोई गलत व्यवहार न करे। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, तभी उनके पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगे। वू ने मंग को भरोसा दिलाया कि वह डिनर तैयार करेगा। पिता बनने के बाद उसने तरह तरह के फ्राइड राइस बनाना सीख लिया था, जैसे एग एंड ड्राइड रेडिश फ्राइड राइस, हैम फ्राइड राइस, टोमेटो फ्राइड राइस वगैरह। लेकिन जब उसने कैबिनेट खोला तो वो खाली था। उसने रेफ्रिजरेटर चेक किया तो वो भी खाली था। तभी उसे एहसास हुआ कि घर में खाना खत्म हो चुका है। मंग ने अपने पिता के उदास चेहरे को देखा और उनकी शर्ट पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली कि उसे भूख नहीं है। उसे देखकर वो को याद आया कि पिछले आधे साल से मंग का खाना बस मस्टर्ड के साथ राइस, व्हाइट शुगर के साथ पोरेज और एक सिंगल लोफ ऑफ ब्रेड था जिसे वो दोनों मिलकर खाते थे। वो ने भारी मन से मंग से माफी मांगी। उसे महसूस हुआ कि अडॉप्शन के बाद मंग ने कभी अच्छी जिंदगी नहीं देखी। उसने मंग से पूछा कि क्या वो फ्राइड चिकन खाना चाहती है। मंग ने खुशी से हाँ कहा, लेकिन अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा कि वो चिकन नहीं खाना चाहती क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा पैसे खर्च किए तो वो रेंट नहीं दे पाएगा। वो ने माना कि वो माँ को 3 महीने का रेंट, मेंटेनेंस और मेडिकल फी देना बाकी है, लेकिन उसने मंग को भरोसा दिलाया कि आज वो एक शानदार दावत करेंगे। उसके अकाउंट में सिर्फ 121 आरएमबी थे, लेकिन उसने कहा कि आज से वे गरीबी को अलविदा कहेंगे। उसने 120 आरएमबी का चिकन सेट ऑर्डर किया। उसे पता था कि डिजास्टर के बाद की दुनिया में प्लेयर्स सभी के आइडल्स बन गए थे। वे या तो बहुत मजबूत थे या उनके पास हीलिंग एबिलिटीज थीं, और सबसे बड़ी बात, वे सब अमीर थे। प्लेयर बनने से कोई भी डंजन में प्रवेश कर सकता था। उसे यह भी पता था कि वाइल्ड मॉन्स्टर्स के विपरीत अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स से मॉन्स्टर क्रिस्टल्स गिरते हैं। एक ई लेवल क्रिस्टल की कीमत 500 आरएमबी, डी लेवल की 1000 आरएमबी और सी लेवल की 2000 आरएमबी थी। उसे यकीन था कि प्लेयर बनकर वह भी जल्द अमीर बन सकता है। थोड़ी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। उनका सिल्वर आर्च फैमिली मील आ गया था। वू और मंग दोनों ने खुशी और भूख से वह खाना खाया, आंखों से आंसू बहते हुए। रात को वू ने मंग को बिस्तर पर सुलाया और कंबल ओढ़ाया। मंग नींद में मुस्कुराते हुए फ्रेंच फ्राइज के बारे में बड़बड़ाई। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर डेस्क पर गया और चैट फोरम खोला। वहां उसने देखा कि शाम 4 बजे शहर के बाहरी इलाके में जैकलोप किंग दिखाई दिया था, जिससे रैबिट हॉर्ड हमला हुआ। 4 प्लेयर्स घायल होकर हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन अब खतरे से बाहर थे। वू ने राहत की सांस ली कि उसके साथ वाले प्लेयर्स मरे नहीं। अगर ऐसा होता तो उसे गिल्ट सताता। फोरम के टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट सब उसी के लिखे थे। डिजास्टर के बाद से वू ने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की थी। प्लेयर्स के बीच वो किसी भगवान जैसा था, पर कभी कभी बड़े हादसे हो जाते थे। जैसे एक बार 50 लोग डंजन में गए और सिर्फ 2 ही लौटे। एक सर्वाइवर ने बताया कि टीम लीडर ने डंजन गाइड पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और स्थिति के अनुसार खुद को अडेप्ट नहीं किया। तब लोगों ने सवाल किया कि क्या गॉड्स गाइड सच में मददगार है। वो जानता था कि वो उसकी सबसे बड़ी असफलता थी, क्योंकि उसी वजह से मल्टीलेवल डंजन्स और नए बॉस सिस्टम बने। उसे एहसास था कि यह सब सिस्टम अपडेट्स और गेम में जोड़े गए नए कंटेंट की वजह से हुआ था। उनकी कठोर दुनिया में 99 बार सफलता के बाद भी एक गलती मौत साबित हो सकती थी। उस घटना के बाद वो ने गाइड्स अपलोड करना बंद कर दिया। अगले दिन वो एस सिटी के बाहर प्रेरी पहुंचा। आर्थिक तंगी को जानते हुए उसे इनकम का रास्ता निकालना था। उसने कहा कि वो खुद भूखा रह सकता है, लेकिन मंग को भूखा नहीं देख सकता। आसपास बोर्स देख उसने तय किया कि वो अब लेवल 6 से लेवल 10 तक जाएगा। इसके लिए उसे प्रोफेशन चेंजिंग मिशन शुरू करनी थी। अंडरग्राउंड डंजन में जाकर मॉन्स्टर क्रिस्टल्स जुटाने थे। उसे पता था कि फैंग बोर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं और झुंड में हमला करते हैं। वे कोई क्रिस्टल नहीं छोड़ते, इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स उनमें दिलचस्पी नहीं लेते थे।
लेकिन किसी को पता नहीं था कि गेम बनाते वक्त उसने गुप्त रूप से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जोड़े थे। सामान्यतः एक ही मॉन्स्टर को बार बार मारने पर एक्सपीरियंस कम होता है, पर अगर कोई 100 फैंग बोर्स को हराता है तो उसका एक्सपीरियंस डबल हो जाता है। उसने अपना शवल उठाया और लेवल 3 फैंग बोर कब पर वार किया। नोटिफिकेशन आया, यू किल्ड अ फैंग बोर कब, +10 एक्सपी। उत्साहित होकर उसने हंटिंग जारी रखी। कुछ देर बाद उसने गौर किया कि पीछे से विशाल और गुस्साए बोर्स का झुंड उसकी ओर आ रहा है। वो भागा और माफी मांगते हुए चिल्लाया, पर वे पीछे पड़े रहे। तभी सिस्टम ने बताया कि उसकी डीमन इमिटेशन स्किल रीसेट हो गई है। उसने दौड़ना बंद किया और पीछे मुड़कर कहा, अब मेरी बारी है। उसने डीमन इमिटेशन स्किल एक्टिवेट की और बोर्स पर झपटा। डर के मारे बोर्स गिर पड़े। वू ने एक एक कर सबको खत्म किया। हर बोर पर 50 एक्सपी कमाते हुए आसानी से लेवल 10 तक पहुंच गया और प्रोफेशन चेंजिंग मिशन अनलॉक हो गई। उसने इंटरफेस खोला तो राहत मिली कि आखिरकार लेवल 10 पूरा हो गया। आधे घंटे देर जरूर हुई, पर उसके पास समय था। उसकी डीमन रेस प्रोफेशन चेंजिंग मिशन थी, स्काई ट्री के उत्तर में स्थित डीमन वुल्फ डंजन को 7 मिनट में क्लियर करना। डीमन वुल्फ डंजन एक E-लेवल अंडरग्राउंड डंजन था जो 5 प्लेयर्स की टीम के लिए बनाया गया था, जिनका लेवल 10 से 20 के बीच हो। वू को महसूस हुआ कि उसकी प्रोफेशन चेंजिंग मिशन की कठिनाई बहुत ज्यादा थी, जैसे खुद सिस्टम जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा हो। जब मानवता ने स्काई ट्री पर न्यूक्लियर वेपन्स दागे थे, तो उसके चारों ओर एक सर्कुलर डिफेंस शील्ड बन गया था जिसने सभी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को निष्क्रिय कर दिया था। अगर कोई कार स्काई ट्री के पास जाती, तो वह खुद ही फट जाती, और अगर कोई फाइटर जेट उस शील्ड में प्रवेश करता, तो उसका प्रोपल्शन बंद हो जाता और सिग्नल्स भी उस शील्ड को पार नहीं कर पाते थे। इसलिए स्काई ट्री के आसपास HAC द्वारा खींची जाने वाली घोड़ागाड़ियां ही सबसे सामान्य परिवहन साधन थीं, जिन्हें मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों के लिए फ्री में उपलब्ध कराया जाता था। वो उस कैरेज में बैठा और रास्ते में फैली हरी भरी प्रेरी को देखकर सोचने लगा कि शायद प्रकृति बिना इंसानों के और भी बेहतर तरह से फल फूल सकती है। कुछ समय बाद वे अपने गंतव्य डीमन वुल्फ डंजन पर पहुंचे। जैसे अधिकांश MMORPG गेम्स में होता है, वैसे ही यहाँ भी कुछ प्लेयर्स अपने लेवल प्रोग्रेशन को रोककर दूसरे खिलाड़ियों की मदद पैसे लेकर करते थे। ये लोग खुद को कैरी टीम कहते थे और क्रिस्टल्स व इक्विपमेंट देने का वादा करते थे। अपनी मिशन को 1 घंटे में पूरा करने की जरूरत को समझते हुए उन्हें सोचा कि शायद कुछ प्लेयर्स की मदद लेना बेहतर रहेगा। तभी एक प्लेयर ने बताया कि उनके पास एक खाली जगह है और पूछा कि क्या वह ज्वाइन करना चाहेगा। जब वो ने कीमत पूछी तो उसने बताया कि एक जर्नी के लिए 20,000 RMB है, साथ ही 6 राइड्स फॉर द प्राइस ऑफ 5 का ऑफर भी है। यह कीमत सुनकर वो दंग रह गया और उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने पहले देखे हुए उस ग्रुप को नोटिस किया, जिनके लेवल्स अब बढ़ चुके थे और जिनके पास बेहतर इक्विपमेंट था। अचानक चेन एक्साइन नाम का लेवल 19 प्लेयर उसकी ओर आया, जिससे वो घबरा गया और जल्दी से अपना इन्वेंट्री खोलने लगा ताकि वे उसे पहचान सकें। चेन एक्साइन ने बताया कि उनकी टीम में 4 खिलाड़ी है और उन्हें एक और सदस्य की जरूरत है। उसने वू से पूछा कि क्या वह शामिल होना चाहेगा। वू ने एक मास्क पहन लिया, जिससे चेन एक्साइन ने पूछा कि वो मास्क क्यों पहने है। वू ने जवाब दिया कि वह एक माइनर है, यानी ऐसा व्यक्ति जो डंजन में मॉन्स्टर क्रिस्टल्स की खुदाई करता है और आमतौर पर लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लेता। चेन एक्साइन ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं और वह उनकी टीम में शामिल हो सकता है। साथ ही उसने बताया कि इक्विपमेंट का लूट 4 पुराने सदस्यों में बांटा जाएगा, लेकिन क्रिस्टल्स वू के साथ बराबर बांटे जाएंगे। यह सुनकर वू ने राहत की सांस ली कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं। उसने सोचा कि उनकी टीम का लेवल और इक्विपमेंट कैरी टीम्स के बराबर है, इसलिए उनके साथ गठबंधन करना फायदेमंद रहेगा। उसने चेन एक्साइन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सबने मिलकर डंजन गेट खोला। अंदर घुप अंधेरा था। स्काई ट्री के कारण कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस काम नहीं करता था, इसलिए वे टॉर्चेस लेकर आगे बढ़े। वू ने अपने डीमॉन्स आई स्किल को एक्टिवेट किया और देखा कि दीवारों और जमीन में चमकते हुए क्रिस्टल्स जड़े हुए हैं। काई ओंग लेवल 18 उन क्रिस्टल्स को निकालने के लिए उत्सुक था, लेकिन चेन एक्साइन ने उसे रोक दिया। तभी अंधेरे से एक भेड़िया बाहर आया। उसकी लाल आंखें घूर रही थीं। वो लेवल 12 का आर्मोर्ड डीमन वुल्फ था। चेन एक्साइन ने सबको सतर्क किया और लड़ाई की तैयारी करने को कहा। जैसे ही वुल्फ ने झपट्टा मारा, उनकी टीम ने उस पर एक एरो चलाया और चेन एक्साइन ने पास जाकर उसका सिर काट दिया। तभी दूसरा वुल्फ चेन एक्साइन पर कूदा,
लेकिन केनाई ने टाइमली मैजिक स्पेल चलाकर उसे मार गिराया। चेन एक्साइन ने बताया कि दोनों डीमन वुल्व्स खत्म हो चुके हैं और सबको आगे बढ़ने से पहले अपनी एनर्जी रिस्टोर करने की सलाह दी। फिर उसने वू की ओर मुड़कर कहा कि आगे का रास्ता खतरनाक है, इसलिए उसे पीछे रहकर खुदाई करनी चाहिए। उनकी टीम आगे बढ़ गई और वो सोचने लगा कि चाहे चेन एक्साइन की टीम कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उनके लिए इस डंजन को 1 घंटे में क्लियर करना असंभव है। उसने शवल निकाला और खुदाई शुरू की क्योंकि उसे पता था कि डंजन का बॉस एंट्रेंस के ठीक नीचे है। कुछ मिनटों बाद शवल जमीन के नीचे जा पहुंचा। वह रस्सी के सहारे नीचे उतरा, लेकिन जमीन पर पैर रखते ही एक भेड़िया उसके सामने प्रकट हो गया। वो चौंक गया। वुल्फ ने उस पर हमला किया लेकिन वो ने बचाव कर लिया। फिर भी उसके शार्प क्लॉ से उसे 10 डैमेज पॉइंट्स का नुकसान हुआ। उसने इन्वेंट्री खोला और वहां से मरा हुआ जैकलोप निकाला। जैसे ही वुल्फ ने जैकलोप देखा, उसका उग्र व्यवहार तुरंत बदल गया और वह एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार करने लगा। वू ने वो बनी उसके सामने फेंक दिया, क्योंकि उसे पता था कि आमोद डीमन वुल्व्स की डाइट बहुत खराब होती है और वे जैकलोप्स की ओर विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। मौका पाकर वू ने उसकी पेट में बार बार वार किया, यह जानते हुए कि उसका वीक पॉइंट वही है। फिर नोटिफिकेशन आया, यू किल्ड एन आर्मोर्ड डीमन वुल्फ, प्लस 100 एक्सपी। वो खुश हुआ कि उसे काफी एक्सपीरियंस मिला और क्रिस्टल भी हासिल हुआ। तभी उसे पीछे से कुछ आने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, दर्जनों वुल्व्स उसकी ओर दौड़ रहे थे। वे झपटने ही वाले थे कि वो तुरंत रस्सी पर कूद गया और चिल्लाया कि वह जैकलोप की गंध भूल गया था जो डीमन वुल्व्स को आकर्षित करती है। वह तेजी से ऊपर चढ़ गया और नीचे से चिल्लाया, तुम लोग ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन वुल्व्स अचानक भाग गए। वो हैरान हुआ कि वे क्यों भागे। उसने नीचे झांका तो देखा कि वे चेन एक्साइन की टीम को घेर चुके हैं। उसे चारों के लिए अफसोस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जब वे जैकलोप किंग के हमले से बच गए थे तो डीमन वुल्व से भी निपट लेंगे। जेडायो जोंग ने तीर चलाया जो एक वुल्फ की आंख में जा लगा। फिर उसने चेन एक्साइन से पूछा कि इस अंडरग्राउंड डंजन में आखिर गड़बड़ क्या है, इतने सारे आर्मोर्ड डीमन वुल्व्स क्यों हैं? लेकिन इससे पहले कि चेन एक्सियन जवाब दे पाता, वो भेड़िया जिसे जेडायो जोंग ने घायल किया था, उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी बाह में काट लिया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वो भेड़िया बर्सर्क मोड में था, जिससे चेन एक्सियन हैरान हो गया कि आखिर ये भेड़िए ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्होंने उन्हें भड़काया भी नहीं था। चेन एक्सियन ने अपनी तलवार घुमाई और जेडायो जोंग पर हमला कर रहे भेड़िए पर वार किया, साथ ही अपनी टीम पर चिल्लाया कि अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो और घबराओ मत। चेन एक्सियन ने जिनयान कांग को बुलाया और आदेश दिया कि पहले जेडायो जोंग को हील करो, जिस पर यान कांग ने तुरंत आज्ञा मानी। फिर चेन एक्सियन की जेनाई के पास गया और उसे आदेश दिया कि वो वुल्व्स पर एक्सप्लोसिव फायरबॉल्स फेंके। यू कांग ने सोचा कहीं वे कर्स तो नहीं हो गए, क्योंकि कुछ समय पहले ही वे जैकलोप किंग के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और अब डिस्चार्ज होने के बाद फिर से ये अजीब घटनाएं होने लगी थीं। जेन ने फायरबॉल फेंकी और वुल्व्स पर हमला किया, लेकिन वुल्व्स ने समय रहते उसे डॉज कर लिया और उन पर झपट पड़े। सेनाई ने चेन एक्सियन से कहा कि बहुत ज्यादा डीमन वुल्व्स है और रिट्रीट करना बेहतर रहेगा। चेन एक्सियन ने एक वुल्फ का अटैक रोका और अपनी टीम को पीछे हटने और जेनाई को कवर देने का आदेश दिया जब तक वो फायरबॉल्स फेंकती रहे, लेकिन इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, उन्हें जोरदार गर्जना सुनाई दी। ऊपर देखते ही उन्होंने एक विशाल वुल्फ को घूरते देखा। बाकी वुल्व्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बीच में फंसा दिया। यू कांग डरते हुए बोला कि अब तो हम गए, और जेडायो जोंग ने पूछा कि क्या वो बड़ा वुल्फ डीमन वुल्फ लीडर है जो सेकंड फ्लोर का गेटकीपर था और अब फर्स्ट फ्लोर पर कैसे आ गया। दूसरी ओर वो आराम से जमीन में खुदाई कर रहा था। वो खुश था क्योंकि बॉस का रूम ठीक उसके नीचे था, लेकिन जब उसने फर्स्ट फ्लोर से तेज गर्जना सुनी तो रुक गया। उसने सोचा कि चारों के पास अच्छा इक्विपमेंट है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा, पर फिर भी उसने सोचा कि देख लेना चाहिए क्योंकि मिशन तो रुक सकता है, पर अगर चेन एक्सियन की टीम मर गई तो बुरा होगा। उसे याद आया कि पहले भी लगभग उसी के कारण उनकी जान गई थी। वो चुपचाप आवाज की दिशा में गया और देखा कि चेन एक्सियन की टीम वुल्फ से घिरी हुई है। उसने उन्हें मदद करने का प्लान बनाया, डीमन वुल्फ लीडर को ल्योर करके दूर ले जाने का ताकि बाकी आर्मोर्ड डीमन वुल्फ से वो निपट सकें। अचानक एक तेज लाल रोशनी चमकी जिससे वो चौंक गया। जेंजन ने एक चमकता हुआ हथियार निकाला, एक आर्टिफैक्ट जिसे कहा जाता था फायर लिजर्ड्स मैडनेस फ्लेम डैगर। ये लेवल डी आर्टिफैक्ट था जो फ्लेम से भर देता था और इसका इफेक्ट डिफेंस,
अटैक और रिकवरी रेट को 50% तक बढ़ा देता था जो 7 मिनट तक रहता था, लेकिन ये सिर्फ लेवल 20 से नीचे वाले प्लेयर्स ही इस्तेमाल कर सकते थे। वू ने पहचाना कि ये रेयर आइटम है जो अंडरग्राउंड डंजन बॉस से ड्रॉप होता है और सामान्यतः एक बार के इस्तेमाल के बाद गायब हो जाता है। सियो जोंग ने बताया कि उन्होंने इस पर आधे साल की सेविंग्स खर्च की है, और यान कांग ने कहा कि अगर किसी को पता चला कि उन्होंने ई-लेवल डंजन में डी-लेवल आर्टिफैक्ट यूज किया तो सब मजाक उड़ाएंगे। चेन एक्सियन ने जवाब दिया कि ये बातें बाद में करेंगे जब हम बच जाएंगे। दूर से वू ने सोचा कि अब उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है। उसे पता था कि डी-लेवल आर्टिफैक्ट की कीमत ऑक्शन हाउस में कम से कम 500,000 होती है, और वो आमतौर पर इमरजेंसीज में इस्तेमाल होता है। चेन एक्सियन की टीम पहली थी जिसने ई-लेवल डंजन में डी-लेवल आर्टिफैक्ट यूज किया था। वू ने अपने मिशन का काउंटडाउन देखा, सिर्फ आधा घंटा बाकी था, इसलिए उसे तेजी से काम करना था। 1 मिनट बाद उसने आखिरी अंडरग्राउंड पैसेज की खुदाई पूरी की और सावधानी से नीचे उतरा, लैंडिंग किया डीमन वुल्फ डंजन बॉस रूम में। उसने अपने दुश्मनों का निरीक्षण किया। पहला मॉन्स्टर था डबल हेडेड वुल्फ थोर्स, लेवल 20 का डीमन वुल्फ डंजन एलीट जो अपनी क्रुएल्टी के लिए मशहूर था। इसका स्पेशल एबिलिटी था टियर। दूसरा क्रीचर था बॉस मॉन्स्टर हाफ बीस्टमैन लूका, लेवल 25 का, और उसके पास 2000 एचपी था। वो पहले बीस्टमैन चीफ्टन था जो करप्शन के कारण डीमन वुल्फ डंजन का बॉस बन गया था। उसका हथियार था एक विशाल एक्स। इस फैंटेसी वर्ल्ड को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वू ने गेम में चेक पॉइंट्स और ईस्टर एग्स जोड़े थे। डीमन वुल्फ डंजन में एक खास ईस्टर एग था जिससे खिलाड़ी बिना लड़े बॉस रूम तक पहुंच सकते थे। सामान्य राउट से जाने पर खिलाड़ी सिर्फ दरवाजे तक पहुंचते, लेकिन वू ने बॉस रूम तक सीधा टनल खोद डाली ताकि बॉस न जागे। उसने इन्वेंट्री खोली और रोस्टेड पिग निकाला, फिर उसमें स्लीपिंग मशरूम्स, स्लीपिंग पिल्स और अल्कोहल मिलाकर एक शो स्लीपिंग मेडिसिन बनाया। रोस्टेड पिग को धीरे धीरे लेकर वो सोए हुए डबल हेडेड वुल्फ के पास पहुंचा, उसे उसके पास रख दिया और जल्दी से पीछे हट गया। वू की हरकत से वुल्फ जाग गया और रोस्टेड पिग देखकर चौंक गया। उसके एक सिर ने जल्दी से खाने पर झपट्टा मारा जिससे दूसरा सिर गुस्सा हो गया और अपने साथी सिर को काट लिया। दोनों सिर आपस में झगड़ने लगे और वू ने मन ही मन सोचा कि काश 2 रोस्टेड पिग्स लाया होता। उसने दुआ की कि उनका शोर बॉस को न जगा दे। कुछ ही मिनटों में डबल हेडेड वुल्फ गिर पड़ा, जिससे वो समझ गया कि स्लीपिंग मेडिसिन काम कर गई। अब वो हाफ बीस्टमैन लूका के पास पहुंचा। जानता था कि भले ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वुल्फ से कम थी, लेकिन वो अपनी लार्ज एक्स और टॉर्नेडो डांस स्लैश स्किल से कंट्रोल रखता था। ये वेपन, जिसका नाम था हाफ बीस्टमैन लार्ज एक्स, 35 से 50 तक अटैक पावर रखती थी और इसकी स्पेशल एबिलिटी टॉर्नेडो डांस स्लैश थी जिसका कूलडाउन 30 मिनट था। ये आर्टिफैक्ट बीस्टमैन ट्राइब की विरासत थी, लेकिन करप्शन के बाद लूका ने इसे ट्राइब से चुरा लिया था। इसे इस्तेमाल करने के लिए लेवल 25 चाहिए था। वू को यकीन नहीं हुआ कि उसने खुद रिक्वायरमेंट लेवल 25 सेट किया था और बड़बड़ाया कि खुद को घूंसा मारना चाहिए। लेकिन तभी बॉस हिलने लगा और वो तुरंत एक्स को अपनी इन्वेंट्री में डालकर पीछे हट गया। बॉस ने अपने मुक्के वू की तरफ फेंके जिन्हें उसने किसी तरह डॉज किया, पर इम्पैक्ट से उसके 20 एचपी कम हो गए। वू ने समझ लिया कि अगर सीधा अटैक लगता तो उसका आधा एचपी चला जाता। बॉस फिर से झपटा तो वो भागते हुए बोला कि उसे थोड़ी राहत चाहिए ताकि वो अपने बफ्स एक्टिव कर सके। उसने इन्वेंट्री खोली, लाओ जैंग स्पाइसी रैबिट हेड खाई जिससे उसकी स्पीड 5% तक बढ़ गई और वो अगले 5 मिनट तक तेजी से दौड़ सकता था। फिर उसने अपनी अगली चाल की तैयारी की। उसकी बनी स्लेयर टाइटल स्किल ने उसकी बर्सर्क स्ट्रेंथ को 10% तक बढ़ा दिया जो 10 मिनट तक रहने वाली थी। दोनों हाथों में शवल पकड़ते हुए वो बॉस की तरफ मुड़ा और बोला कि अब चेस खत्म हो चुकी है। गुस्से में तिलमिलाया बॉस उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक नोटिफिकेशन आया जिसमें दिखा कि मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 14 मिनट बाकी है। एक्शन का वक्त समझते हुए वू ने ऑफेंसिव के लिए खुद को तैयार किया। दोनों आमने सामने थे, जबकि पास में डबल हेडेड वुल्फ अभी भी चैन से सो रहा था। क्रीचर ने उस पर मुक्का फेंका लेकिन वू ने अपने शवल के सिर से उसे कुशलता से रोक लिया। उसने दोनों हाथों से शवल कसकर पकड़ा और क्रीचर पर वार किया जिससे 15 पॉइंट्स का डैमेज हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इतने डैमेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे लगभग 200 ऐसे वार करने होंगे। अगर टीम होती तो ये इतना मुश्किल न होता क्योंकि एक वॉरियर बॉस के हमले झेलकर उसे प्रोवोक कर सकता था और बाकी लगातार अटैक कर सकते थे, लेकिन अभी वो अकेला था और उसके पास बॉस को प्रोवोक करने का समय नहीं था। बीस्ट ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और वू की ओर फेंक दिया।
वो उसे डॉज नहीं कर सका क्योंकि पत्थर बहुत तेज था। वो सीधे वू से टकराया जिससे उसे 60 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। दीवार के सहारे गिरते हुए वू को हैरानी हुई कि बॉस के पास थ्रोइंग स्किल भी है। उसे समझ आया कि सिस्टम ने बीस्ट को मॉडिफाई किया है। ये वही बॉस नहीं था जिसे वो पहले जानता था। क्रीचर ने डबल हेडेड वुल्फ की चेन पकड़ ली जिससे वू को अजीब लगा कि उसने हमला करना क्यों रोक दिया। अचानक हाफ बीस्टमैन लुका ने वुल्फ को बार बार थप्पड़ मारे जिससे वू दंग रह गया। उसने इंटरफेस खोला और बॉस को उसकी कायरता के लिए डांटते हुए कहा कि वो अकेले लड़ रहा है और फिर भी ये अपने साथी को बुलाना चाहता है। अपने बचे हुए स्टैट पॉइंट्स देखते हुए वू ने तय किया कि वो डबल हेडेड वुल्फ को जागने नहीं देगा। लेकिन सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डालने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने सब एजिलिटी में डाल दिए। उसे लगा कि वो अभी दुनिया का सबसे एजाइल लेवल 10 प्लेयर बन गया है। वो तेजी से बॉस की ओर भागा और दोनों शोवल से वार किया जिससे 18 और 20 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। बीस्ट ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने नुकीले पंजों से हमला किया लेकिन वो हवा में पलटकर उस वार से बच गया जिससे टॉर्चेस बुझ गईं। लैंड करते हुए उसने पैनिक में पड़े बॉस से कहा कि वो एक झूठा हमला था। उसका असली प्लान था अंधेरा करना क्योंकि अंधेरे में उसकी डीमन आइज उसे जबरदस्त एडवांटेज देती थीं। बॉस भ्रमित और सतर्क था। उसे वू की आंखें पीछे महसूस हुईं और वो तुरंत पीछे मुड़ गया जिससे वू का हमला ब्लॉक हो गया। वू जल्लाकर बोला कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फिर उसने उसकी गर्दन पर वार किया जिससे 130 पॉइंट्स का डैमेज हुआ क्योंकि उसने उसका वीक पॉइंट हिट किया था। अब बीस्ट का एचपी 2000 से घटकर 1817 रह गया था। क्रीचर ने पलटकर उसे मुक्का मारा लेकिन वो गायब हो गया। तभी एक शवल उसकी तरफ उछली और उसने बॉस के घुटने पर वार किया जिससे उसकी चाल धीमी हो गई। मौके का फायदा उठाकर वू ने उसकी आंख पर वार किया जिससे उसकी नजर कमजोर हो गई और 120 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। बीस्ट जमीन पर गिर पड़ा और वू ने सोचा कि उसकी स्टेल्थ अटैक्स अंधेरे में कितनी इफेक्टिव है। वो फिर से हमला करने दौड़ा लेकिन बॉस ने जमीन पर पड़ी चेन पकड़कर गुस्से में झुला दी जो वू के पेट में लगी और उसे जमीन पर पटक दिया। उसे 75 पॉइंट्स का डैमेज हुआ और अब उसके पास सिर्फ 100/250 एचपी बचा था। दर्द से कराहते हुए उसने इन्वेंट्री खोली और गाली देते हुए मेडिसिन निकाली। जैसे ही क्रीचर फिर से झपटा, वो भागा और सिस्टम ने चेतावनी दी कि क्रीचर अंधेरे में खुद को ढाल रहा है। वू ने एक मिड लेवल हीलिंग पोशन पी लिया जो 10 सेकंड में 100 एचपी रिकवर करने वाला था। रिकवर होते ही वो रुक गया और बीस्ट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वो उछला और अपने शवल से उसके सिर पर वार किया, फिर लगातार उसके चेहरे, कंधे, हाथ और ठोड़ी पर प्रहार करता रहा जब तक उसका एचपी 2000 से घटकर 650 न रह गया। अचानक एक नोटिफिकेशन सामने आया कि डीमन वुल्फ डंजन का बॉस हाफ बीस्टमैन लुका का एचपी 1/3 रह गया है और वो बर्सर्क मोड में प्रवेश कर रहा है। कुछ सेकंड बाद ही बॉस बर्सर्क मोड में आ गया और सिस्टम ने चेतावनी दी कि वो टारगेट लॉक हो चुका है। उसने तुरंत मुक्का चलाया जिसे वू ने शवल से रोकने की कोशिश की लेकिन शवल टूट गया और मुक्का सीधा उसके पेट में लगा। वू दीवार से जा टकराया और 100 पॉइंट्स का क्रिटिकल डैमेज झेला। अब वो बुरी तरह घायल था और जान गया कि अगला वार उसकी जान ले सकता है। अचानक बॉस उसके ऊपर आ गया ताकि अंतिम प्रहार कर सके, लेकिन वो आखिरी पल में लुढ़क कर बच गया। फिर वो खड़ा हुआ और भागते हुए बॉस को चिढ़ाया कि वो भी बर्सर्क मोड में जा सकता है। नोटिफिकेशन खोलते हुए उसने देखा कि मिशन पूरा करने में सिर्फ 4 मिनट 30 सेकंड बचे हैं और उसकी बर्सर्क स्किल 12 सेकंड में रेडी होगी। उसने अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिव किया, डीमन रेस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और वो डीमन फॉर्म में परिवर्तित हो गया। उसकी सारी स्टैट्स 20% तक बढ़ गईं। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 29 सेकंड तक चलता था लेकिन उस दौरान उसकी एनर्जी चरम पर थी और उसे विश्वास था कि इस रूप में वो अकेले एक लेवल 30 प्लेयर को भी हरा सकता है। बीस्टमैन लुका, जो बर्सर्क स्टेट में था, उसकी आंखों में भी अब डर था। वो अब राक्षसी रूप में विशाल और भयानक लग रहा था। बॉस ने पत्थर उठाकर फेंकने शुरू किए लेकिन वो शांत भाव से उसकी ओर चलता गया। जब एक बड़ा पत्थर उसके पास पहुंचा तो उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और चूर चूर कर दिया। फिर उसने बीस्टमैन लुका से पूछा कि क्या वो पिटाई के लिए तैयार है। हवा में छलांग लगाते हुए वो ने दूरी घटाई और मुस्कराते हुए बोला, अब चक मेरी सीरियस पंच। और फिर उसने बॉस के चेहरे और ठोड़ी पर लगातार वार किए जिनसे 130 से 170 तक डैमेज हुआ। वो जानता था कि उसकी ये अवस्था उसे बहुत ताकत देती है, लेकिन इसका समय बहुत सीमित था, सिर्फ 30 सेकंड।
अगर वो इस समय सीमा में बॉस लूका को हरा नहीं पाया तो हालात फिर से पलट सकते थे, इसलिए वो एक पल भी उसे संभलने नहीं देना चाहता था। इस बीच डीमन वुल्फ डंजन की पहली मंजिल पर चेन एक्सियन और उसकी टीम थके हुए जमीन पर गिरी पड़ी थी। जेडायो जोंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि आखिरकार उनकी जीत हुई, जबकि जेन जेडाई ने चेतावनी दी कि उसकी मैजिक वैन अब टूटने वाली है। तभी अचानक एक जोरदार गर्जना हुई जिसने सबको चौंका दिया। जेडायो जोंग घबराकर बोला कि ये आवाज क्या थी, कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं। लेकिन जेनी ने अनुमान लगाया कि शायद नीचे किसी मॉन्स्टर की लड़ाई चल रही है। चेन एक्सियन ने अपनी टीम को आदेश दिया कि थोड़ा आराम करो लेकिन सतर्क रहो। 1 मिनट बाद वे बॉस रूम की ओर बढ़े, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड द डीमन वुल्फ डंजन एंड एलिमिनेटेड द बॉस हाफ बीस्टमैन लूका। ये देखकर सब हैरान रह गए। जेडायो जोंग ने पूछा कि आखिर बिना लड़े उन्होंने डंजन कैसे क्लियर कर लिया। दूसरी ओर डीमन वुल्फ डंजन के बॉस रूम में वो 3 लेवल ऊपर पहुंच चुका था। सिस्टम ने उसे डीमन प्रोफेशन चेंज मिशन पूरा करने पर बधाई दी। वह थका हुआ था, लेकिन राहत महसूस कर रहा था कि सब खत्म हो गया। उसने इन्वेंट्री खोली और बॉस के ड्रॉप्स देखने लगा। उसे एक वियर नेकलेस दिखा, जिसका लेवल, रेयरिटी या इफेक्ट कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन उसकी क्वालिटी देखकर वो समझ गया कि ये कोई हाई ग्रेड आइटम है। उसे कई मैजिक क्रिस्टल्स भी मिले, जिनमें से एक परफेक्ट क्वालिटी ब्लू क्रिस्टल देखकर वो चकित रह गया। उसे याद था कि क्रिस्टल्स 3 ग्रेड्स में बंटे होते हैं, नॉर्मल, प्योर और परफेक्ट। डी रैंक नॉर्मल ब्लू क्रिस्टल की रोशनी धुंधली होती है, प्योर वाला ज्यादा चमकदार और हाई क्वालिटी होता है, और परफेक्ट ब्लू क्रिस्टल किसी कीमती रत्न की तरह चमकता है। उसकी कीमत सोचकर वो मुस्कराया और कल्पना की कि अब वो और मेंग कोई रॉयल डिनर करेंगे। मेंग खुश होकर बोली, पापा, आई लव यू द मोस्ट, जिससे वू का दिल खुश हो गया। फिर उसने अपने टूटे हुए शोवल्स देखे और मन में सोचा कि अब उसे किसी अच्छे क्राफ्ट्समैन को ढूंढना होगा ताकि एक मजबूत वेपन बनवा सके। उसे अब महसूस हुआ कि शवल चलाना उसके लिए एक आदत बन गई थी। उसने नेकलेस हाथ में लिया और सोचा कि वो इसे अप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। क्या गेम में कोई नया हिडन आइटम जुड़ गया है? तभी उसे पैरों की आहट सुनाई दी। वो जानता था कि वही डबल हेडेड वुल्फ, थोर्स, अभी सो रहा है, लेकिन अगर स्टोन डो जरा भी हिली तो वो जाग जाएगा। वू ने मन ही मन उस डिजाइनर को गाली दी जिसने ये सेटिंग बनाई थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी स्लीपिंग पोशन काम नहीं करता। उसने तुरंत एस्केप प्लान एक्टिव किया, रस्सी पर छलांग लगाई और फैसला किया कि थो से अब चेन एक्सियन की टीम ही निपटे, क्योंकि वो पहले ही बॉस को हरा चुका था। कुछ सेकंड बाद चेन एक्सियन की टीम ने बॉस रूम का दरवाजा खोला और सब दंग रह गए। बॉस पहले से ही मरा पड़ा था जबकि उन्होंने दरवाजा खोला भी नहीं था। जेन जेडाई ने कहा कि ये डंजन वाकई बहुत अजीब और रहस्यमयी है। फिर जब उन्होंने हाफ बीस्टमैन लूका की लाश देखी तो उनका हैरान होना और बढ़ गया। जेडायो जोंग ने अनुमान लगाया कि शायद डबल हेडेड वुल्फ ने अपने ही बॉस को धोखा देकर मार डाला हो, लेकिन तभी वुल्फ गरजता हुआ उन पर टूट पड़ा। सब चिल्ला उठे, ये डंजन तो सिर्फ अजीब नहीं, पागल है। काफी संघर्ष के बाद वे थोस को हराने में सफल हुए। जेडायो जोंग ने निराश होकर कहा कि उनका पूरा वेंचर घाटे में गया। उन्होंने अपना आर्टिफैक्ट खो दिया, कुछ ई रैंक मैजिक क्रिस्टल्स और कुछ बेकार आइटम्स मिले, कोई अच्छा वेपन भी नहीं मिला। तभी एक नया नोटिफिकेशन सामने आया, योर क्लियर टाइम फॉर डीमन वुल्फ डंजन 58 मिनट्स 02 सेकंड्स, न्यू रिकॉर्ड। सिस्टम ने बताया कि ये ग्लोबल अनाउंसमेंट बनने वाला है और पूछा कि क्या वे अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहते हैं। सब कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन चेन एक्सियन ने कहा, नहीं, हम छिपेंगे नहीं। फिर सिस्टम ने पूछा कि क्या वे अपनी टीम को कोई नाम देना चाहेंगे। चेन एक्सियन ने सुझाव दिया, फ्लेम लिजर्ड स्क्वाड। कुछ ही देर बाद ग्लोबल अनाउंसमेंट गूंजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फ्लेम लिजर्ड स्क्वाड, चेन एक्सियन, जेडायो जोंग, क्यूआई जेन जेडाई, यान कांग, and XNGW for breaking the Demon Wolf Dungeon record with a clear time of 58 minutes and 2 seconds. हर सदस्य को वुल्फ हंटर टाइटल मिला। अनाउंसमेंट पढ़कर दूसरे प्लेयर्स प्रभावित हुए। भले ही सब जानते थे कि उन्होंने आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, फिर भी 58 मिनट का कंप्लीशन टाइम देखकर सब दंग रह गए। जेडायो जोंग ने चेन एक्सियन से कहा कि अब उनकी फेम से वे किसी भी टॉप गिल्ड में जगह पा सकते हैं। इंटरफेस ने बताया कि वुल्फ हंटर टाइटल अटैक पावर को 7% तक बढ़ा देता है और इसे 1 घंटे के भीतर डंजन क्लियर करने पर मिलता है।
तभी उन्होंने वू को पहले फ्लोर पर पानी पीते देखा। उन्होंने सोचा कि शायद उसे डंजन में अच्छा लूट मिला होगा। उन्होंने जमीन पर कुछ क्रिस्टल्स भी देखे। सियो जोंग झल्लाकर बोला, इतनी देर तक खुदाई की और इतने कम क्रिस्टल्स निकाले। वू ने माफी मांगी और कहा कि उसके सारे शोवल्स टूट गए थे, लेकिन जेडायो जोंग ने उसे डांट दिया और कहा कि उनकी किस्मत ही खराब है, एक बेकार डिगर के साथ फंसे है और इतने कम क्रिस्टल से तो पोषण का खर्च भी नहीं निकलेगा। उसने वू को याद दिलाया कि उन्होंने उसे टाइटल लेने का मौका मुफ्त में दिया था, इसलिए सब क्रिस्टल्स अब उनके हैं। उन्होंने वू को वहीं छोड़ दिया और चले गए। लेकिन जाने से पहले जेन जेडाई ने पलटकर कहा, रुको। उसने वादे के मुताबिक एक क्रिस्टल वू को दिया। वू ने मुस्कराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? जेन जेडाई ने जवाब दिया, मैं क्यूआई जेन जेडाई हूं, और उसने अपना नंबर दे दिया। उसने वू को सलाह दी कि जल्दी डंजन से बाहर निकल जाए क्योंकि वो बंद होने वाला था। वू ने हामी भरी। बाहर खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे कि स्क्वाड अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। सबने स्क्वाड को घेर लिया। कोई उन्हें गिल्ड इनविटेशन दे रहा था, कोई डंजन क्लियरिंग सीक्रेट खरीदना चाहता था, कोई उनके रेयर आइटम्स के लिए ऑफर दे रहा था। लेकिन वू को भीड़ पसंद नहीं थी। वो बिना किसी के ध्यान दिए चुपचाप वहां से निकल गया, चेन एक्सियन की टीम और भीड़ को पीछे छोड़ते हुए। उसने एक शांत जगह पर रुककर राहत की सांस ली। अब उसे पता था कि उसने प्रोफेशन चेंज मिशन पूरा कर लिया है और अब वो अपना नया प्रोफेशन चुनने वाला था। वो जानता था कि डीमन वॉरियर्स अपनी स्ट्रेंथ और डिफेंस के लिए मशहूर होते हैं। उनके बॉडीज पत्थर जैसे सख्त होते हैं, जिन्हें कुछ ही वेपन्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ डीमन हंटर्स की एजिलिटी और अटैक पावर बहुत हाई होती है। वे अपनी सारी एजिलिटी को अटैक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन डर जाते हैं। आखिर में डीमन वॉरलॉक्स अपने पावरफुल सोल्स, हीलिंग स्पेल्स में एक्सपर्टीज और डेथ स्पिरिट्स व स्केल्टन्स को समन करने की एबिलिटी के लिए प्रसिद्ध थे। एक पावरफुल डीमन वॉरलॉक अकेले पूरी आर्मी का सामना कर सकता था। लिब्रा होने के कारण वो अक्सर डिसीजन मेकिंग में स्ट्रगल करता था। उसे समझ आया कि डीमन वॉरियर एक टैंक की तरह होता है, डीमन हंटर एक ऑफेंसिव असैसिन जैसा और डीमन वॉरलॉक एक समनर की तरह। वो चाहता था कि वो तीनों चुन सके, पर वंडर कर रहा था कि क्या ये पॉसिबल है। नोटिफिकेशन ने बताया कि वो सिर्फ एक प्रोफेशन चुन सकता है जब तक कि उसके पास हीरो सर्टिफिकेट न हो, जिससे वो एक्स्ट्रा प्रोफेशन ले सके। उसे शक था कि हीरो सर्टिफिकेट पाने के लिए गॉडेस की मदद चाहिए होगी, लेकिन उसने फिलहाल उससे मिलने का रिस्क नहीं लिया क्योंकि उसे डर था कि गॉडेस उसे देखकर नाराज हो सकती है। उसने डीमन हंटर चुनने का फैसला किया क्योंकि ये उसके लिए सबसे सूटेबल था। ये उसे जरूरत पड़ने पर सारी एजिलिटी को अटैक पावर में बदलने की क्षमता देता था। एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि उसकी प्रोफेशन डीमन हंटर में बदल गई है और एट्रीब्यूट्स ऑल्टर हो चुके हैं। उसका करंट लेवल 13 था, 120 एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे और अगले लेवल के लिए 380 की जरूरत थी। उसके पास रैबिट हंटर और वुल्फ हंटर के टाइटल्स थे। उसके हेल्थ पॉइंट्स 300, मना पॉइंट्स 150 थे, स्ट्रेंथ और एजिलिटी 28 बढ़ गई थी, फिजिक 14, विजडम 12, सेंस 13 हो गया था और 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूट पॉइंट्स बाकी थे। उसे एक नई स्किल, हंट मार्क, भी मिली, जिससे वो किसी टारगेट को टैग कर सकता था। मार्क की ड्यूरेशन तक हंटर को टारगेट की लोकेशन पता रहती थी, मॉन्स्टर पर डबल डैमेज होता था और उसके वीक पॉइंट्स भी दिखते थे। ये एबिलिटी एक बार में सिर्फ एक टारगेट को मार्क कर सकती थी, लेकिन अगर वो टारगेट को मार देता तो हंट मार्क का कूलडाउन रीसेट हो जाता। अगर टारगेट बच जाता तो स्किल 24 घंटे के कूलडाउन में चली जाती और इसे एक्टिवेट करने के लिए 50 मना पॉइंट्स की जरूरत होती। इस स्किल को पाकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि ये सोलो ड्यूल्स के लिए बहुत यूजफुल थी। इस बीच प्लेयर एसोसिएशन मैनेजमेंट सेंटर में बी ने एलक्यू को रिपोर्ट दी कि गॉडेस मार्शल आर्टिस्ट गिल्ड स्काईलाइन ट्रीज के वेस्टर्न बैटलग्राउंड पर डार्क एल्फ से लार्ज स्केल कॉम्बैट में लगी हुई है। दुर्भाग्य से 40 प्लेयर्स मारे जा चुके थे। गॉडेस मार्शल आर्टिस्ट लापता थी और क्लैन का कोलीडर भी मारा गया था। गॉडेस मार्शल आर्टिस्ट गिल्ड एक यूनिक प्रोफेशन था, एक बैटल ओरिएंटेड गिल्ड जो डायरेक्ट मिलिट्री जुरिस्डिक्शन में आती थी। वे डंजन रेड्स में कम जाती थीं और फ्रंट लाइन पर मॉन्स्टर्स से लड़ना पसंद करती थीं। जब एलक्यू ने पूछा कि ये खबर कितनी फैली है, तो बिंग यान ने बताया कि केओस और पैनिक से बचने के लिए जानकारी को सीक्रेट रखा गया है। फिर भी एलक्यू चिंतित हुआ जब उसे बताया गया कि हायरअप्स चाहते हैं कि बाकी प्लेयर गिल्ड्स को भी फ्रंटलाइन पर सपोर्ट के लिए भेजा जाए।
इस बीच एस सिटी के बाहरी इलाके में एक आदमी कैरेज में सफर कर रहा था। जैसे ही कैरेज स्काईट्री शील्ड के अंदर दाखिल हुई, उसका फोन बार बार बजने लगा। सिग्नल लौटते ही उसने मां के गुस्से भरे कई मैसेजेस देखे, जिसमें उसने उसे गार्डियन के रूप में लापरवाही के लिए डांटा और बताया कि मांग बीमार है और उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। बाद में एस सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में मां एक बीमार मांग के बिस्तर के पास बैठी एप्पल छील रही थी। तभी डब्ल्यू दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आया और मांग की हालत पूछी। मां ने फ्रूट नाइफ को कसकर पकड़ा और उसे धीरे बोलने को कहा क्योंकि मांग अभी सोया था। उसने डब्ल्यू से पूछा कि वो 2 दिनों से कहा था। उसे मांग का तेज बुखार भी नहीं दिखा। डब्ल्यू ने कहा कि वो पैसे कमाने में व्यस्त था। जब मां ने पूछा कि क्या उसने कुछ कमाया, तो डब्ल्यू ने खुशी से कहा कि हाँ, अब वो रेंट, मेडिकल फीस, वाटर लीक रिपेयर और मांग के टीवी के खर्चे चुका सकता है। मां ने शक से कहा कि वो इतने सालों से उसका लैंडलॉर्ड है और उसने उसे हमेशा नुकसान उठाते देखा है, कभी कमाई नहीं। तब डब्ल्यू ने अपने इन्वेंट्री से परफेक्ट ब्लू क्रिस्टल्स निकाले और कहा कि वो उन्हें बेच दे, ये काफी होंगे। मां ने पूछा कि क्या वो डंजन गया था, लेकिन डब्ल्यू ने बस इतना कहा कि वो माइनर बनना चाहता था। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। एक नर्स ने पूछा कि मां का फैमिली मेंबर कौन है, क्योंकि डॉक्टर जून को कुछ बताना था। डब्ल्यू और मां दोनों ने एक साथ जवाब दिया और थोड़ी हैरानी के बाद डब्ल्यू ने कहा कि वो जाएगा। कुछ देर बाद वो डॉक्टर जे के ऑफिस में था। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा कि वो खुद को तैयार रखे और उसे मांग की डायग्नोसिस दी। शॉक्ड डब्ल्यू ने डायग्नोसिस पढ़ी। उसमें लिखा था कि मांग के शरीर में मैजिक एलिमेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो मैजिक एलिमेंट सिंड्रोम के लक्षण दिखा रही थी। पहले कैंसर मानवता की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, पर अब नए युग में मैजिक एलिमेंट सिंड्रोम ने उसकी जगह ले ली थी। जब से गेम ने धरती पर असर डाला, हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक नया कण, मैजिक एलिमेंट, भी शामिल हो गया था। ज्यादातर लोग इससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कुछ के शरीर ने हवा से मैजिक एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे शरीर में इसकी अधिकता बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप लगातार हाई फीवर, ज्यादा नींद, भूख न लगना और शरीर पर काले धब्बे दिखाई देने लगे। डॉक्टर जू ने डब्ल्यू को बताया कि मेडिसिन से ये रोग ठीक नहीं हो सकता, सिर्फ प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट दी जा सकती है। लेकिन मांग के शरीर में औसत मरीजों की तुलना में 10 गुना ज्यादा मैजिक एलिमेंट्स थे, जिससे रिकवरी की संभावना बहुत कम थी। डब्ल्यू बेंच पर बैठा मांग की रिपोर्ट को पकड़े रहा, टूट चुका था, पर जानता था कि मांग का जिंदा होना ही एक चमत्कार था। फिर भी उसने हार मानने से इनकार किया। उसने फैसला किया कि वो बेरियल ग्राउंड में रेड करेगा, जहां लैसोटियर्स नाम का एस रैंक आइटम मिल सकता था, एक ऐसा जादुई पदार्थ जो हर इलनेस को क्योर कर सकता था। कहा जाता था कि ये गॉडेस ऑफ लाइट एंड होप के आंसू है, जिनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है। ये आइटम सिर्फ बेरियल ग्राउंड डंजन में पाया जा सकता था, एक ऐसी जगह जो मृत्यु का प्रतीक थी। ये डंजन S+ डिफिकल्टी का था, लेवल रिस्ट्रिक्शन 10 से 30 और सिंगल पार्टी लिमिट के साथ। उसे पता था कि वो टीम नहीं बना सकता, उसे अकेले ही इसे क्लियर करना होगा। अधिकांश प्लेयर्स ऐसा डंजन नहीं पार कर पाते, लेकिन अब वो पहले वाला कमजोर खिलाड़ी नहीं था जो सिर्फ हॉर्न रैबिट्स को मार सकता था। वो मांग के कमरे में लौटा। मां ने चिंता से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या मांग ठीक है? डब्ल्यू ने कहा कि बस साधारण बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने मेडिकल फीस के लिए और पैसे मांगे हैं। मां नाराज होकर बोली कि उन्होंने आज सुबह ही $3000 दिए थे, क्या उन्होंने वो सब एक दिन में खत्म कर दिए? फिर भी उसने कहा कि अगर पैसे कम है तो रेंट बाद में दे देना, पहले मांग को ठीक करो। डब्ल्यू रो पड़ा और मां की दयालुता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन मां ने कहा कि अगर मांग न होता तो वो उसे बहुत पहले निकाल चुकी होती। उसे डांटते हुए उसने कहा कि वो पूरा गंदा लग रहा है और उसे छूने की कोशिश भी न करे, पहले जाकर नहाए क्योंकि वो आज रात मांग की देखभाल करेगी। तभी डब्ल्यू को एहसास हुआ कि सच में वो पूरे धूल से भरा हुआ था। डेमोन वुल्फ डंजन में गड्ढे खोदने और बॉस से लड़ने की वजह से उसका पूरा शरीर चोटिल और मिट्टी से भरा हुआ था। मां की सलाह मानते हुए उसने कहा कि वो पहले नहा लेगा, लेकिन मां ने धैर्य से कहा कि बाद में चले जाना। नहाते समय उसे एहसास हुआ कि डेमोन रेस में शामिल होने के बाद उसका शरीर बदल गया है। अब उसमें चीजों को नष्ट करने की एक प्रबल इच्छा पैदा हो गई थी। सिर्फ लेवल 13 पर होने के बावजूद उसके एट्रीब्यूट्स ज्यादातर लेवल 20 प्लेयर से ज्यादा थे। हंट मार्क स्किल का इस्तेमाल करके वो आसानी से डी रैंक डंजन को अकेले क्लियर कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि हाई रैंक डंजन को सोलो करना मुश्किल होगा,
इसलिए उसे अपनी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत थी। सोच विचार के बाद वो बाहर निकला। एस सिटी की चंगन स्ट्रीट एक व्यस्त व्यापारिक इलाका था जहां प्लेयर्स हथियार खरीदते और बेचते थे। 1 मिनट बाद वो मैजिक क्रिस्टल एक्सचेंज स्टोर पहुंचा। एक्सचेंज रेट देखकर उसने नोटिस किया कि क्रिस्टल की कीमतें गिर गई है। दूसरे प्लेयर्स भी नाराज थे, लेकिन सब जानते थे कि कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स डंजन रेड कर रहे थे। उसने इन्वेंट्री खोली और कुछ क्रिस्टल निकाले। कर्मचारी ने मुस्कुराकर बताया कि अभी सी रैंक क्रिस्टल की कीमत $455 और डी रैंक की $965 है, और पूछा कि क्या वो एक्सचेंज करना चाहता है। उसने थोड़ी देर रुककर कहा कि उसके पास एक और क्रिस्टल है, और उसकी कीमत पूछी। कर्मचारी हैरान रह गया और ध्यान से क्रिस्टल की जांच करने लगा। उसे बताया गया कि वो डी रैंक परफेक्ट मैजिक क्रिस्टल है। पीछे खड़ा एक आदमी अफसोस जताने लगा कि ये सिर्फ डी रैंक परफेक्ट क्रिस्टल है, जो बस डी रैंक हथियार बनाने में काम आता है। उसने जोड़ा कि आधा साल पहले ऐसा क्रिस्टल बहुत मांग में था और ज्यादा दाम पर बिकता। कर्मचारी ने $10,000 की पेशकश की। उसने सहमति दी कि कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स काटने के बाद कुल 133,200 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। बाद में वो ला काउज वेपन स्टोर पहुंचा। वहां उसने एक वाइन फ्रोस्ट लॉन्ग स्वॉर्ड देखी जिसकी कीमत $55,000 थी और एक वाटर क्रिस्टल डैगर जो $95,000 की थी। उसने दुकान से निकलते हुए जोर से कहा कि यहां कोई एलीट इक्विपमेंट नहीं है, जबकि असल में वो बस अफोर्ड नहीं कर सकता था। सड़क पर चलते हुए उसने जमीन पर चमकती तलवारें देखीं। उठाकर उसने पहचाना, ये बॉल्डर्स कर्स सोर्ड्स थीं जिनकी अटैक पावर 1445 थी। ये बी रैंक वेपन था, बिना लेवल रिस्ट्रिक्शन के। ये डेथ स्पिरिट्स को एक्स्ट्रा डैमेज दे सकता था और उनके सोल्स एब्जॉर्ब करके अपनी अटैक पावर को 20 स्टैक्स तक बढ़ा सकता था। लेकिन अगर कोई ह्यूमन इसे वील्ड करता तो उसकी एचपी का 10% घट जाता। ये तलवार लाइट गॉड बॉल्डर द्वारा डिवाइन लैंड के पास उगने वाले पैरासिटिक पेड़ों की शाखाओं से बनाई गई थी। लेकिन जब बॉल्डर को देवताओं ने धोखा दिया तो उसकी तलवार शापित बन गई। उसकी 3 विशेष इफेक्ट्स देखकर वो चकित रह गया और कीमत पूछी। सेलर ने बताया 155,000। उसने तर्क दिया कि ये वेपन इंसानों के लिए ठीक नहीं, क्या दाम ज्यादा नहीं है? सेलर बोला, ये बी रैंक वेपन है, अगर नहीं चाहिए तो चले जाओ। उसने इन्वेंट्री से एक बड़ा एक्स निकाला और पूछा क्या वो बार्टर ट्रेड करेगा। सेलर ने कहा कि उसका एक्स डी रैंक है, फिर भी कुछ सोचकर मान गया, क्योंकि वो कई दिनों से तलवार बेचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो वहां से गया, सेलर जोर से हंसा, सोचते हुए कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है। शायद अगर उसे पता चलता कि खरीदार इंसान नहीं था, तो वो बेहोश हो जाता। लेकिन वो खुश था कि उसे मुनाफा हुआ है। बाद में वो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मांग और मां सो रहे थे। उसने धीरे से मां को कंबल से ढक दिया और नर्स स्टेशन गया। उसने नर्स से कहा कि रूम 27 को वीआईपी स्वीट में अपग्रेड कर दो। वेल गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन।